दोस्तों, एक लड़का जिसके पिता इतने गरीब थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज वो बिहार के उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी, अपने घर से भागकर मुंबई पहुंच गया, एक किराने स्टोर पर 900 रुपए पे काम करना शुरू किया, लेकिन आज वो बिहार के उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। एक लड़का जो मुंबई में जाकर शीशा काटकर सपनों की दीवार खड़ी किया, लेकिन अपने संघर्षों के बदौलत आज वो लड़का बिहार के उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। दोस्तों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के एक बड़े नेता, एक बड़े राजनेता मुकेश सहनी है, जिसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर कौन है मुकेश सहनी। क्योंकि जब मुकेश सहनी के आप अतीत में जाएंगे दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ पैसों की जिल्लत दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी मजदूरी, उनके काम करने के तरीके दिखाई देंगे। लेकिन आज जब आप उनके वर्तमान में देखेंगे दोस्तों, तो आपको एक बड़ा राजनेता दिखाई देगा। एक ऐसा राजनेता तो अपने समुदाय के हक और हुकूम की बात करता है। एक ऐसा राजनेता जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं के कुर्सी लगाकर बगल में बैठकर उनसे आंख में आंख डालकर सीट शेयरिंग पर बात करता है। आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, उनके संघर्षों के दिनों के बारे में बताऊंगा, कैसे बॉलीवुड से अटैचमेंट हुआ, कैसे मजदूरी करते थे, कैसे शीशा काटना सीखा और कैसे एक समय तेजस्वी यादव के मंच पर ही तेजस्वी यादव को गद्दार कह दिया था। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देर ना करते दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और आज ये वीडियो पूरा मुकेश सहनी के ऊपर है दोस्तों। मुकेश सहनी का दोस्तों जन्म हुआ था 31 मार्च 1981 को बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार गांव में। कई जगहों पर सुपौल, कई जगहों पर सुपौल बाजार गांव ये कहते हैं दोस्तों। एक गरीब मछुआरे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बहुत गरीब थे। इनका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत गरीबी वाला था दोस्तों। इनके पिता जो है वो एक साधारण से किसान थे। और बहुत जगहों पर दोस्तों इस बात का जिक्र मिलता है कि इनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी या फिर जो खर्चा पानी था वो मछली मारने, मतलब इनकी पूरी जो आजीविका थी इनके घर की, वो मछली मारने से ही पूरी होती थी, मछली बेचकर। मतलब इनका मेन व्यापार जो है एक किसान के तौर पे वो मछली मारना था। पिता इनके क्या नाम था? जतिन सहानी। मछली पकड़ने का काम करते थे। और 16 जुलाई 2024 को दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के जीरत गांव में उनकी हत्या कर दी गई। बहुत चर्चा में इनके पिता की हत्या थी, वो बहुत ज्यादा चर्चा बटोरा था। इसके साथ ही उनकी मां मीना देवी एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वही दोस्तों उनके 2 भाई और 1 बहन हैं जो शादीशुदा हैं। मतलब 2 भाई और 1 बहन, तो कुल मिला के ये लोग कितने थे? 4 लोग थे। और इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और इसी वजह से 18 साल की उम्र में ट्रेन पकड़कर ये मुंबई चले गए थे। आगे मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा। लेकिन इनके पत्नी का नाम जान लीजिए। इनकी पत्नी का नाम है कविता सहानी। इनकी पत्नी एक साधारण हाउसवाइफ है और इसी के साथ इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम रणवीर और एक लड़की है जिसका नाम है मुस्कान। तो 2 लड़के हैं। इनके पूरे परिवार के बारे में अब आप जान गए होंगे। अब आपको चलिए समझाते हैं दोस्तों। बिहार के एक ऐसा परिवार जो बहुत गरीबी और शिक्षा तंत्र के अभाव में ये लड़का जो है वो घर से भागने का निर्णय लिया। इसलिए क्योंकि पैसों की बहुत अधिक तंगी थी, घर वाले हर बात में सुनाते थे और इसी वजह से एक दोस्त के कहने पर मुकेश सहनी 18 साल की उम्र में भाग गए। अब ऐसा तो था नहीं कि चूरन लेने भागे थे। वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के कहने पर 18 साल की उम्र में ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गया और मुंबई में उनके गांव, घर और आसपास के लोगों, बहुत सारे जानने वाले लोग वहां पे कमाते खाते थे, काम करते थे, तो वहां पे ये पहुंच गए। दोस्तों 19 साल की उम्र में कई जगहों पर आपको जिक्र मिलेगा कि 18 साल की उम्र में, कई जगह 19 साल की उम्र में। लेकिन मुकेश सहनी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं कि वो 18 साल की उम्र में जो है वो ट्रेन पकड़कर मुंबई चले गए थे। कारण क्या था? गरीबी और पारिवारिक दबाव। इसी के साथ ट्रेन से मुंबई पहुंचे थे अपने दोस्त के साथ दोस्तों। तो ये जब मुंबई पहुंचते हैं तब क्या होता है, जरा इस बारे में जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मुंबई में एक जनरल स्टोर पर ये काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक ये काम ढूंढते हैं, कहीं मिल नहीं रहा था। जब मिलता है तो 900 रुपए पर एक जनरल स्टोर पर यह काम करना शुरू करते हैं, सिर्फ 900 रुपए पे। और उसी जनरल स्टोर के बगल में दोस्तों एक फोटो फ्रेम
जो कांच का फोटो फ्रेम होता है, उसी की एक दुकान हुआ करती थी। तो जो दुकानदार था, जो मालिक था, वो बहुत लापरवाह हुआ करता था। कई बार जो है दुकान बंद करके इधर उधर चल जाता था। तो जो कस्टमर आते थे दोस्तों, वो कस्टमर वापस मुड़कर चले जाते थे। तो ये बात जब मुकेश सहनी देखते थे तो उससे उनको बड़ी दुख होती थी कि भाई हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं तो वापस चले जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या हुआ, उसके बाद जब वो कभी भी जब वो ग्लास काटता था, वो कांच काटता था जिससे वो फ्रेम करने वाला होता है, जो तमाम मूर्तियां आती हैं भगवान जी की और देवी देवताओं की, उन मूर्तियों को जब वो कांच काटा जाता था तो मुकेश सहनी उसको ध्यान से देखा करते थे और सोचते थे कि ये काम मैं भी कर सकता हूं। और इसी दौरान जो है वो कई बार उसके दुकान पे आते जाते थे। वो फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए वो शीशा काटने का, और उसके बाद उनको इस काम में महारत हासिल हो गया। और इसके बदले वो जो आदमी था, जो दुकानदार था, वो क्या करता था, इनको कुछ चाय पानी नाश्ता दे देता था, जिसकी वजह से इनका भी जो पेट था वो भर जाता था। तो 900 रुपए तो वहां से कमा लिए, बाकी खाना और नाश्ता पानी यहां से कर लेते थे। तो इससे उनकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पे आनी शुरू हुई। दोस्तों हुआ क्या कि नाश्ता पानी का खर्चा उनको वहां से मिलने लगा और पहली बार उनको फिल्म सिटी में काम करने का मौका मिला। हुआ ये दोस्तों, जहां पर ये काम करते थे वहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर फिल्म सिटी थी और इनका बार बार मन होता था कि एक बार फिल्म सिटी घूम कर आए, लेकिन गेट पर जाते थे और जो गार्ड होते थे वहां से वो उनको भगा दिया करते थे। और अब क्या हुआ कि जब इनको ये काम आ गया शीशा काटने वाला, तो एक बार संजय लीला भंसाली की देवदास फिल्म जो है वो वहां पे बन रही थी। फिल्म का सेट पूरी तरीके से तैयार था और तैयारी के लिए भी जरूरत पड़ रही थी मजदूरों की, सेट डिजाइनरों की। तो उस दौरान इनके दुकान पर भी कुछ लोग पहुंचे और इनसे कहने लगे 100-150 के तकरीबन लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तो इनको भी वहां पे ले जाने के लिए लोग अप्रोच किए और कहें कि एक दिन का 500 रुपए दूंगा। अब आप सोचिए कि एक महीने का 900 रुपया मिल रहा था और अचानक से इनको एक दिन का 500 रुपया मिलने लगा। तो बड़े खुश हो गए कि भाई चलिए इसी बहाने फिल्म सिटी जाने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और 500 रुपया दिन का मिलने भी लगेगा। पैसा वो कमाने लगे। वहां पे गए, एक महीने के अंदर दोस्तों, चूंकि पहले से ये जो शीशा काटने वाला काम था उसमें निपुण हो चुके थे, तो इस वजह से वहां पे जल्दी एडजस्ट कर लिए, अन्य मजदूरों से बेहतर काम करने लगे, जिम्मेदार थी। तो इस वजह से दोस्तों संजय लीला भंसाली की नजर इन पर पड़ी। कई काम होता था जो खुद इनसे संजय लीला भंसाली करवाते थे, व्यक्तिगत तौर पर जान गए थे। और इसीलिए जब एक महीने के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट उसी फिल्म सिटी में कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिए, छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो पैसे लगाकर उनसे वापस माल और मटेरियल मंगवा के वहां पे सेट डिजाइन कर देते थे और उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है ये अपने लिए रख लेते थे। तो ये सिलसिला दोस्तों 9 सालों तक चला। 9 सालों तक ये सिलसिला चला और 9 साल तक मुंबई में रहने के दौरान सिर्फ एक बार मुकेश सहनी बिहार में आए थे और वो भी अपनी शादी के लिए। आगे दोस्तों आपको बताते हैं, जो फिल्म थी वो देवदास थी, शाहरुख खान और ऐश्वर्या की ये फिल्म थी। संजय लीला भंसाली ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इसी के साथ यहीं से इनकी जिंदगी बदलना शुरू हुई फिल्म सिटी से। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पर भी मुड़ सकती है और वो आपके जो जिंदगी का मोड़ है वो सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट साबित होता है दृष्टिगत दृष्टिगत। इसी के साथ दोस्तों काम अच्छा करते थे, इसलिए सबकी नजर जो है उन पे पड़ी और वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू कर दिए। बिजनेस स्टैब्लिश होने लगा और अपनी कंपनी मुकेश सहनी ने बना ली। अब वो कंपनी का नाम था मुकेश सिने वर्ल्ड। ये कंपनी उन्होंने बना ली और ये कंपनी क्या करती थी, ये टीवी और फिल्मों के लिए जो सेट बनाए जाते हैं वो सेट बनाने का काम ये कंपनी करती थी। 15 सालों तक यहां पे उन्होंने काम किया और आर्थिक रूप से दोस्तों वो अपने आप को बहुत मजबूत कर लिए। जब अपने आप को मजबूत कर लिए तो ये सोचा कि अब तो मुंबई में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, पैसा वैसा हो गया, अब चलते हैं अपने समाज में, बिहार अपने प्रदेश में, वहां के लोगों के लिए कुछ करते हैं। जब मुकेश सहनी दोस्तों बिहार में आते हैं तो देखते हैं कि उनके समुदाय की स्थिति जो बहुत ही दयनीय थी, अति पिछड़ा वर्ग में वो आते थे और निषादों की 22 उपजातियां हैं दोस्तों। और वो देखते हैं कि ये तमाम जातियां जो है वो बहुत जो है उपेक्षा का शिकार हो रही हैं, उनका कोई नेता नहीं है, प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। और यही बीड़ा जो है वो मुकेश सहनी उठाने के लिए शुरू करते हैं। चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। जब उनकी बिहार वापसी होती है तो उन्होंने मल्लाहों की उपेक्षा देखी और प्रतिनिधित्व का बीड़ा उठाया। जब देखा कि कोई है ही नहीं यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारा समाज तो
हाशिए पे जा रहा है। तो उसके बाद इन्होंने अपना बेड़ा उठाया। मां मीना देवी के निधन के बाद दोस्तों साहनी ने समाज कल्याण संस्था की स्थापना की। यह 2010 के आसपास की बात है। और उसके बाद जब इनकी मां जो है उनका देहांत हो गया और उसके बाद इन्होंने इस संस्था के जरिए जो तमाम हाशिए पर पड़े समुदाय के उनके लोग थे उनके लिए काम करना शुरू किया, उनके अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। सरकार से बार बार मांग की कि जो तमाम हम लोग की जातियां हैं, जो निषाद समुदाय है, इनको एससी का या एसटी का दर्जा प्राप्त कराया जाए। इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने दरभंगा और पटना में जो ये संस्था खोले थे उसके 2 जगह पर कार्यालय स्थापित किए थे और लोगों को जोड़ना शुरू किए थे और निषाद समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना शुरू किए थे। संगठन इन्होंने स्टार्ट किया, या फिर ये कहें कि संगठन निषाद समुदाय का या फिर मल्लाह समुदाय के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण के लिए ये संस्था जो है वो काम करती थी। 16 फरवरी 2014 को दोस्तों दरभंगा के राज मैदान में निषाद समुदाय समाज के अधिकार का सम्मेलन किया गया और जिसे बिहार का निषाद क्रांति कहा गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यही 2014 की वो बात है कि जिसके बाद से मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह या फिर मल्लाह का बेटा कहा जाने लगा। आप बहुत बार टाइटल सुनते होंगे कि सन ऑफ मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह, जैसे सन ऑफ बिहार के बारे में कुछ लोग लिखते हैं उसी तरीके से सन ऑफ मल्लाह भी इनको टाइटल दिया जाने लगा। ये 2014 की बात है। दरभंगा में वो रैली हुई थी और वहां पे तकरीबन 75-80 हजार लोग पहुंचे थे। तो जब ये संगठन जब धीरे धीरे अपने विस्तार पे था, ये संस्था अपने विस्तार पे थी, तो उस दौरान जब ये रैली की गई दोस्तों तो 14 में लोकसभा का चुनाव था और इसके साथ ही 15 में बिहार के विधानसभा का चुनाव था। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर इस रैली पे पड़ी, इस महासम्मेलन पर पड़ी जो मुकेश सहनी ने ऑर्गेनाइज कराई थी। उसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों, 2014 में दोस्तों अचानक से इनकी मुलाकात एक मंच पर, जो कि बुलाया जाता है इनको, एक मंच पे मोदी जी से हुई। मोदी जी इनकी चीजों को देखे, इनकी पब्लिसिटी को देखे, जिस तरीके से ये प्रसिद्ध थे, जिस तरीके से नारे लग रहे थे स्टेज पे इनको लेकर, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद मोदी जी इनको लेकर एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर इनका नाम घोषित कर दिए। तो 14 में और 15 में दोनों, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी इनको स्टार प्रचारक के तौर पर इनको कहीं ना कहीं मतलब भजाती रही। लेकिन इनके साथ ये कहते हैं कि उसके बाद धोखा कर दी। होता यह है दोस्तों कि डील ये फाइनल हुई थी कि आप जो अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, हमारा साथ चुनाव में दीजिए 2014 के और 15 के, और हम आपकी जो मांगे हैं जैसे निषाद समुदाय को जो है वो एससी एसटी का दर्जा दिलाना, ये प्रकार के कामों को, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम काम करेंगे, सरकार काम करेगी। तो वो इस वजह से वो संगठन उनका और उनके लोग जो है वो भाजपा को सपोर्ट करने लगे। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 बीता, उसके बाद बिहार का पूरे देश का लोकसभा चुनाव 2014 बीता, इसके बाद उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया। तो इनको लगा कि अब मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। होता क्या है दोस्तों, 14 में स्टार प्रचारक इनको घोषित किया जाता है। 15 के आसपास उन्होंने एक और संघ की स्थापना की जिसका नाम था निषाद विकास संघ। सन ऑफ मल्लाह के नाम से इनकी खूब ब्रांडिंग भी हुई। 2018 में दोस्तों 4 नवंबर को विकासशील इंसान पार्टी की यह स्थापना करते हैं। जब इस चीज से हार जाते हैं कि अब भाई जब यही काम नेताओं के थ्रू ही करना है तो यह काम अपनी पार्टी बनाकर क्यों ना किया जाए, क्यों दूसरों के नाम से ही किया जाए कि भाई जब भाजपा जो है सरकार में आएगी तो वो आपके लिए कर देगी, या फिर जेडीयू सरकार में आएगी तो वो आपके लिए कर देगी, आरजेडी आएगी तो वो निषादों के लिए कर देगी। इससे बढ़िया निषाद अपना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं चुनता है। तो इसीलिए इन्होंने 2018 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा विकासशील इंसान पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का हिस्सा बने दोस्तों, 2019 की बात है। लोकसभा चुनाव के लिए ये महागठबंधन का हिस्सा बने थे। हालांकि चुनाव ये लड़े थे और चुनाव ये बुरी तरीके से हार गए थे। 2019 में खड़गिया लोकसभा सीट था वो जहां से वीआईपी के टिकट पर ये चुनाव लड़े, लेकिन बदकिस्मती से हार गए। 2020 में दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ गठबंधन किया। लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन करने से पहले दोस्तों ये जो किस्सा है उसको जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों 2019 के बाद 2020 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उसी दौरान तेजस्वी यादव से ये बात फाइनल हो चुकी थी मुकेश सहनी के अनुसार कि
इनको 25 सीटें दी जाएंगी और इसके साथ ही डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और सीट शेयरिंग को लेकर पूरी बात जो है वो बताने जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इनको, मुकेश सहनी को यह पता चल गया कि इनके साथ गद्दारी हुई है। दोस्तों हुआ क्या कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस दिन शाम के तकरीबन 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। स्टेज पर जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और वो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ये कह देते हैं कि ये जो चीजें हैं वो 2 से 3 दिन बाद डिसाइड होंगी मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि सारे लोग जो इतने महागठबंधन के हिस्सा के लोग हैं उनकी सीटें आज तय हो रही हैं, हमारी सीटें कल क्यों, परसों क्यों, नरसों क्यों तय होंगी। और अगर ठीक है सीट शेयरिंग की बात है तो परसों तय की जा सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम के जो पद का नाम अनाउंस करना है उसको आज ही कर दीजिए, तो इस पे भी बात नहीं बनती है। वो उसी मंच से दोस्तों, बहुत ज्यादा ये वीडियो भी वायरल हुआ था, उसी मंच से उन्होंने ये कह दिया कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। और इस बात को लेकर वो मंच से जब ये बात बोले तो बहुत सारे नेता इस बात को खुले तौर पे कहने लगे कि मुकेश सहनी बहुत साफ सुथरे नेता हैं और अपनी बात को कहने में गुरेज नहीं रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने स्टेज से ये बात कह दी थी। उसके बाद वो अमित शाह से जाके मिलते हैं दोस्तों दिल्ली में अमित शाह इनको 11 सीट ऑफर करते हैं बिहार में और एमएलसी का 1 सीट ऑफर करते हैं। उसके बाद जो है आगे ये मंत्री भी बनते हैं, पशुपालन मंत्री बनते हैं। वो सबसे बड़ी बात थी। वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। सहनी सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन ये खुद की सीट हार गए थे दोस्तों। इसी के साथ हार के बावजूद भी उनको पशुपालन मंत्री बनाया गया था और फिर वो आगे एमएलसी भी बनी। फिर एनडीए से अलग हुए और 2024 में महागठबंधन में वो शामिल हुए और 3 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन फिर हार गए। जब ये तमाम चुनाव दोस्तों हार रहे थे वो, तो बहुत बार बिहार में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक पार्टी जिसका नाम विकासशील इंसान पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या एक भी चुनाव नहीं जीत सकते? क्या वाकई में मुकेश सहनी के पास अपना खुद का कोई वर्चस्व नहीं है कि उनके खुद के नाम पर अगर वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके समुदाय और अन्य समुदाय के लोग, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके नाम पर वोट गिरे। और इसी वजह से इनका जो ओहदा है राजनीति में, वो धीरे धीरे वो ग्राफ गिरने लगा। 2024 में ये 3 सीटें इनको मिली, 3 सीटें फिर हार गए। 2025 में दोस्तों मुकेश सहनी को अब इस बार के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों उनको 15 सीट दी गई है, मतलब 15 सीटों पर वो विधानसभा के प्रत्याशी उतारेंगे और इसके साथ ही उनको अगर सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम भी बनने वाले हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक लड़का जो 18 साल की उम्र में मुंबई भागकर चला गया और पैसों की किल्लत की वजह से 900 रुपए पर किराना एक जनरल स्टोर पर काम करना शुरू किया और फिर वो बॉलीवुड में धीरे धीरे एंट्री करते हुए सेट डिजाइनर तक का सफर तय किया, पैसे कमाया और फिर जब पैसे हुए उसके पास तो अपने समाज के लिए लड़ने के लिए बिहार में आया और फिर राजनीति में कदम रखा। ये बहुत बड़ा सफर था दोस्तों, ये संघर्षों का सफर था। मुकेश सहनी के इस संघर्षों के सफर को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लाइव नेटवर्क के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।